हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनोरमा त्यागी बीए पार्ट सेकंड के मनोविज्ञान विषय के विद्यार्थियों को आज पढ़ाऊंगी पेपर सेकंड का चैप्टर मध्यमान की गणना। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था मध्यमान किसे कहते हैं। मध्यमान केंद्रीय प्रवृत्ति की एक महत्वपूर्ण माप है और मध्यमान की क्या क्या विशेषताएं हैं, मध्यमान की कौन कौन से लाभ हैं और कौन कौन सी कमियां हैं, ये मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको बताऊंगी मध्यमान की गणना किस प्रकार से की जाती है। मध्यमान की गणना की अगर हम बात करें तो दो प्रकार से मध्यमान की गणना होती है, एक तो व्यवस्थित आंकड़ों में और एक अव्यवस्थित आंकड़ों में। व्यवस्थित आंकड़ों से मतलब है जब हमारे पास आवृत्ति वितरण होता है, और अव्यवस्थित आंकड़ों से मतलब है कि जब हमारे पास कोई आवृत्ति वितरण नहीं होता बल्कि आंकड़े जो हैं मूल रूप में ही हमारे पास होते हैं। तो अव्यवस्थित आंकड़ों में मध्यमान निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, जिसका सूत्र है सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स से मतलब है आंकड़ों का जोड़ और n का मतलब है आंकड़ों की संख्या। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इस बारे में बताया था कि अव्यवस्थित आंकड़ों में मध्यमान कैसे निकालते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी व्यवस्थित आंकड़ों में मध्यमान कैसे निकाला जाता है। व्यवस्थित आंकड़ों से मतलब है जब हमारे पास आवृत्ति वितरण होता है और आवृत्तियां होती हैं। इसके दो तरीके हैं, एक तो दीर्घ विधि द्वारा मध्यमान निकालना और दूसरा संक्षिप्त विधि द्वारा मध्यमान निकालना। आज मैं आपको बताऊंगी दीर्घ विधि के द्वारा मध्यमान की गणना किस प्रकार से की जाती है। इसका सूत्र है m = सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। इस सूत्र का अगर हम अर्थ देखें तो यहाँ पर m का अर्थ है मध्यमान, सिग्मा का अर्थ है योग का चिन्ह। सिग्मा से मतलब है ये वो चिन्ह है जो ये दिखाता है योग कितना है। f का मतलब है आवृत्तियों की संख्या, x का मतलब है वर्गांतर के मध्य बिंदु और fx का मतलब है आवृत्तियां तथा मध्य बिंदु का गुणनफल। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे। प्रत्येक वर्गांतर का मध्य बिंदु निकालने के लिए जो सूत्र है वो है उच्चतम सीमा प्लस निम्नतम सीमा बटा 2। अब मान लीजिए हमारे पास एक ये वर्गांतर है 40 से 44, जिसमें 5 अंकों का अंतर है। इस वर्गांतर की अब जो निम्नतम सीमा होगी वो होगी 39.5 और उच्चतम सीमा होगी 44.5। तो ये निर्धारित करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो निम्नतम सीमा निकालने के लिए जो इधर वाला अंक है वर्गांतर का, इसमें से 0.5 कम कर देते हैं, तो ये आपके पास आ गया 39.5। और उच्चतम सीमा निकालने के लिए इधर का जो अंक होता है इसमें 0.5 जोड़ देते हैं, जो आ गया हमारे पास 44.5। इन दोनों का जोड़ 39.5 और 44.5 का जोड़ आया हमारे पास 84.0। इसको जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ गया 42। अब इस वर्गांतर का 40 से 44 तक का जो वर्गांतर है उसका जो मध्य बिंदु है वो आया हमारे पास 42। तो उम्मीद है आपको मध्य बिंदु निकालना आ गया होगा। मध्य बिंदु निकालने के बाद अब जैसे हमारे पास उदाहरण के लिए ये एक सवाल है जिसमें 40 से 44 का वर्गांतर शुरू होता है और ऊपर 70 से 74 तक है। प्रत्येक वर्गांतर की ये आवृत्तियां दी हुई हैं। आवृत्तियों का योग n 40 है। तो जैसे मैंने आपको बताया हर वर्गांतर का, जैसे 40 से 44 का मध्य बिंदु आया 42, 45 से 49 का मध्य बिंदु आया 47। अगर हम ये देखें तो 42, 47, 52, 57 इन सब के बीच में 5-5 का अंतर है, क्योंकि वर्गांतर जो है प्रत्येक वर्गांतर के बीच में ये जो वर्गांतर है इसके बीच में 5 अंकों का अंतर है।
तो इस तरह से हर वर्गांतर का हम ये मध्य बिंदु पूरा निकाल लेते हैं। मध्य बिंदु निकालने के बाद प्रत्येक वर्गांतर की आवृत्ति से मध्य बिंदु को गुणा करेंगे तो हमारे पास fx आ जाएगा। जैसे 3 से 72 को गुणा किया तो आया 216। इसी तरह से 65 से 69 की आवृत्ति है 5, मध्य बिंदु है 67, तो इसका गुणा आ गया 325। इस तरह से सभी वर्गांतरों के हम fx का मान निकाल लेते हैं मध्य बिंदु को आवृत्ति से गुणा करके, और नीचे टोटल कर लेते हैं तो हमारे पास सिग्मा fx आ जाता है। सिग्मा fx का मतलब है कि जो fx है उसका जोड़, तो ये आया हमारे पास 2280। अब मध्यमान निकालने के लिए हम सूत्र रखेंगे। यहाँ पर दीर्घ विधि द्वारा सूत्र है सिग्मा fx अपॉन n। सिग्मा fx आया हमारा 2280 और संख्या जो है वो है 40। तो 40 से जब हम इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 57 हमारा जो है वो मध्यमान है। अगर हम ये देखें कि टेस्ट करना चाहें कि हमारा मध्यमान सही आया है या नहीं, तो हम ये देख सकते हैं कि जिस वर्गांतर की सबसे ज़्यादा आवृत्ति होती है, जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा आवृत्ति 10 है, इसके सामने का जो ये वर्गांतर है इसका जो मध्य बिंदु है वो ही हमारा मीन होगा। तो ये हम आसानी से टेस्ट इसको कर सकते हैं। मध्यमान ज्ञात करने की इस विधि को अगर हम कुछ चरणों में अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि मध्यमान ज्ञात करने के निम्नलिखित चरण हैं। जैसे सबसे पहला जो है वो है प्रत्येक वर्गांतर का मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद जो दूसरा बिंदु है वो है प्रत्येक वर्गांतर के मध्य बिंदु को उसकी आवृत्ति से गुणा करते हैं, जिससे fx का मान हमें प्राप्त हो जाता है। ये दूसरा चरण हो गया। तीसरा जो चरण है वो है सिग्मा fx को ज्ञात करने के लिए जो fx के मान है उनका योग कर लेते हैं। fx के मान का योग कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं उनको। और अंतिम जो चरण है वो है अंत में मध्यमान की गणना के लिए सिग्मा fx को आवृत्ति वितरण की संख्या n से विभाजित कर दिया जाता है, और इस प्रकार जो मान प्राप्त होता है वह संबंधित आंकड़ों का मध्यमान होता है। तो ये बहुत ही सरल विधि है मध्यमान ज्ञात करने की, लेकिन इसमें एक कमी है, क्योंकि मध्य बिंदु से जब हम आवृत्तियों की गुणा करते हैं तो हमारे पास गुणा करने का जो काम है वो काफ़ी अधिक हो जाता है और संख्याएं बड़ी बड़ी आती हैं। तो इस तरह से सांख्यिकी काफ़ी विस्तृत और लंबी हो जाती है। इसी कारण इस विधि का मनोविज्ञान में कम प्रयोग करते हैं, बल्कि इसके बजाय हम जो प्रयोग करते हैं वो संक्षिप्त विधि का प्रयोग करते हैं मध्यमान निकालने के लिए। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि संक्षिप्त विधि द्वारा हम मध्यमान किस प्रकार से निकालते हैं। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि किस तरह से दीर्घ विधि के द्वारा मध्यमान की गणना की जाती है, उसके कौन कौन से चरण हैं और सूत्र कौन सा है, मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं। क्योंकि आगे भी जितने सवाल आएंगे उसमें निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा निकालने आपको पड़ेंगे और मध्य बिंदु भी ज्ञात करने पड़ेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हम ये गणना कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।